What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, अर्थ पर लाइफ के फॉर्मेशन से जुड़ी थ्योरी बताती है कि आज से अरबों साल पहले यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के रूप में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी। इसके बाद धीरे धीरे इवोल्यूशन के जरिए बाकी जीव जंतुओं का जन्म होता चला गया। लाखों करोड़ों साल तक चले इसी इवोल्यूशन की प्रोसेस से ह्यूमंस एग्जिस्टेंस में आए। साइंटिस्ट का मानना है कि आज से करीब 6 मिलियन साल पहले हमारे अर्लीस्ट नोन एंसेस्टर्स सहेलंथ्रोपस ने 4 पैरों के बजाय 2 पैरों पर चलना शुरू किया था, जिसके बाद धीरे धीरे हमारे बॉडी शेप से लेकर थिंकिंग एबिलिटीज में चेंजेस आना शुरू हुए, जिसके चलते आज के मॉडर्न ह्यूमंस का निर्माण हुआ है। करेंटली अर्थ पर 8.1 बिलियन ह्यूमंस मौजूद हैं, जो अपनी कॉग्निटिव इंटेलिजेंस के दम पर इस प्लैनेट के फ्यूचर को शेप कर रहे हैं। मगर क्या हो अगर हम आपसे कहें कि धरती पर हम ह्यूमंस के लिए उल्टी गिनती चालू हो गई है और जल्द ही हम सब इस धरती से एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। नहीं दोस्तों, हम यहाँ किसी साईफाई मूवी या बाबा वांगा की भविष्यवाणी की बात नहीं कर रहे, बल्कि एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक रिसर्च की बात कर रहे हैं, जो ये बताती है कि जल्द ही ह्यूमैनिटी इस अर्थ से एक्सटिंक्ट होने वाली है। जी हाँ, दुनिया से स्मॉल पॉक्स जैसी डेडली डिजीज को इरेडिकेट करने वाले एमिनेंट ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट प्रोफेसर फ्रैंक फेनर ने 2010 में ही ये बात कह दी थी कि आने वाले 100 सालों में ह्यूमन काइंड इस धरती से एक्सटिंक्ट होने लगेगी। यहाँ तक कि ह्यूमन पॉपुलेशन पे बेस्ड मॉडल भी इसी ओर इशारा करता है। उदाहरण के लिए लैंसेट में 2020 में इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन द्वारा प्रेजेंटेड एक मॉडल ये दावा करता है कि 2064 तक इस धरती पर ह्यूमन पॉपुलेशन अपने पीक पर होगी, जिसके बाद ह्यूमंस की पॉपुलेशन की संख्या इतनी तेजी से गिरेगी कि 2100 आते आते ये आज के 8.1 बिलियन के आंकड़े से भी कम 6 बिलियन के आंकड़े पर पहुंच जाएगी, जिसे देखते हुए यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने भी चिंता जताई है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है? क्या ये 6th मास एक्सटिंक्शन की वजह से है, जिसे साइंटिफिक वर्ल्ड में होलोसीन एक्सटिंक्शन या एंथ्रोपोसीन एक्सटिंक्शन कहा जाता है, और जिसके बारे में 2017 में भी दुनिया भर के 180 से ज्यादा देशों के 15,000 साइंटिस्ट ने चेतावनी देते हुए कहा था कि सेंचुरी की खत्म होते होते ही ह्यूमैनिटी भी कोलैप्स होने वाली है। या फिर बात कुछ और है, क्योंकि दुनिया में ह्यूमंस की घटती आबादी का ट्रेंड तो हमें अभी से दिखाई देने लगा है। जहां यूरोप के बहुत से टाउन्स अपनी घटती आबादी के बीच वह रिलोकेट होने के लिए भी पैसा तक देने को तैयार हैं, जबकि कुछ कंट्रीज अपने सिटीजन्स को बच्चे पैदा करने के लिए भी पैसे दे रही हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई ह्यूमन रेस अपने एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ रही है? क्योंकि आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि हमारी ह्यूमन रेस का अंत निकट आ गया है, और निकट भी इतना कि इस बात की प्रबल संभावना जताई जा रही है कि शायद ह्यूमंस के एक्सटिंक्शन की शुरुआत जेन ज़ी अपने लाइफ टाइम में ही देख लें। तो चलिए आज हम इसी विषय पर जरा विस्तार से चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के जीएस पेपर 3 के साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, फेमस थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स ने अपनी आखिरी किताब ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस में यह संभावना जताई थी कि आने वाले 1000 साल में ह्यूमंस को अपने लिए एक नई अर्थ की जरूरत पड़ेगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी अर्थ और इसका एनवायरनमेंट आने वाले समय में ह्यूमंस के रहने लायक नहीं बचेगा। मगर अब सोचने वाली बात यह है कि बीते 2 दशक में यह 1000 साल का काउंटडाउन एकदम से 100 सालों में कैसे सीमित हो गया। क्योंकि यदि हम दुनिया भर के अलग अलग रीजन्स में पॉपुलेशन के आंकड़ों का ट्रेंड देखें तो हम पाएंगे कि जहां एक और नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट रीजन में पॉपुलेशन 2017 के 600 मिलियन के आंकड़े से बढ़कर 2100 तक 978 मिलियन हो जाने वाली है, वहीं दूसरी ओर इस रीजन को छोड़कर बाकी सब जगह हमें पॉपुलेशन में एक ड्रास्टिक डिक्रीमेंट देखने को मिलने वाला है, जिसमें खासतौर पर एशिया और सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में पॉपुलेशन सबसे तेजी से श्रिंक होगी। ट्रेंड्स बताते हैं कि जापान की पॉपुलेशन 2017 के 128 मिलियन के आंकड़े से गिरकर 2100 तक आधी से भी कम केवल 60 मिलियन रह जाएगी। इसी तरह थाईलैंड में भी पॉपुलेशन 2017 के 71 मिलियन से गिरकर 35 मिलियन और साउथ कोरिया में 53 मिलियन से गिरकर 27 मिलियन हो जाएगी। जबकि कंट्री के ऑफिशियल सेंसस के अकॉर्डिंग दुनिया की मोस्ट पॉपुलस कंट्री माने जाने वाली चाइना की पॉपुलेशन भी गिरकर लगभग आधी रह जाएगी। इसी तरह यदि हम यूरोप की बात करें तो फोरकास्ट बताते हैं कि जहां एक और स्पेन की पॉपुलेशन 2017 में 46 मिलियन थी, वहीं 2100 में ये 23 मिलियन,
इटली में 61 मिलियन से गिरकर 31 मिलियन और पोर्टुगल में 11 से गिरकर 5 मिलियन रह जाएगी। इसी तरह अगर आप 2017 से 2100 के आंकड़ों को कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि 2017 में दुनिया की टॉप 10 पॉपुलस कंट्रीज में से नाइजीरिया, पाकिस्तान और कुछ हद तक यूएसए को छोड़कर हर देश की पॉपुलेशन तेजी से घटने वाली है। यही कारण है कि स्टडीज बताती हैं कि 2100 तक दुनिया में 65 प्लस एज की पॉपुलेशन 2.37 बिलियन होने वाली है, जबकि उस समय दुनिया में 20 साल से कम के युवा महज 1.7 बिलियन ही होंगे। मगर अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि ह्यूमंस के एक्सटिंक्शन के इस काउंटडाउन का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि बहुत से कारण हैं जो मिलकर ह्यूमंस को उसके डूम्सडे की ओर ले जा रहे हैं। दोस्तों, डेटा बताता है कि किसी रीजन की पॉपुलेशन और उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच एक इनवर्स रिलेशनशिप है। यानी जैसे जैसे कोई रीजन इकोनॉमिकली ग्रो होता है वैसे वैसे वहाँ की पॉपुलेशन और फैमिली साइज भी कम होती जाती है। जबकि इसके उलट दुनिया के वो रीजन जहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है वहाँ पॉपुलेशन बूम देखने को मिलता है। यही कारण है कि यदि आप इस मैप पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि जनरली दुनिया के लीस्ट डेवलप्ड रीजन्स में ही आपको सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी। इसका सीधा सा एग्जाम्पल हम अपने देश भारत में ही देख सकते हैं, जहां जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम बढ़ी, भारत की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अपने आप नीचे आती गई। जिसमें खासतौर पर यदि आप पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के लिए आप TFR या टोटल फर्टिलिटी रेट के पैरामीटर पर गौर करें तो आप पाएंगे कि जहां एक और आज़ादी के समय एक एवरेज इंडियन विमेन अपने लाइफ टाइम में ऑन एन एवरेज 6 बच्चों को जन्म दे रही थी, वहीं आज की स्थिति में यह आंकड़ा 2 है, यानी 2.1 के रिप्लेसमेंट रेट से भी कम। बल्कि यदि हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो TFR का यह आंकड़ा बीते 10 सालों में ही तेजी से गिरा है। दूसरी ओर हम इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट को पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ इस तरह भी जोड़ सकते हैं कि जैसे जैसे एक रीजन डेवलप होता है वहाँ एजुकेशन और खासतौर पर विमेन एजुकेशन का ग्राफ ऊपर की ओर जाने लगता है। साथ ही डेवलपमेंट के साथ हेल्थ सर्विसेज और कॉन्ट्रासेप्टिव्स की इजी अवेलेबिलिटी भी बढ़ती जाती है, जिससे फर्टिलिटी रेट्स अपने आप कम हो जाते हैं। साथ ही रिसर्चर्स बताती हैं कि एजुकेशन और बेटर डेवलपमेंट के साथ जैसे जैसे विमेन का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन रेट बढ़ता है, उनमें अर्ली मैरिज की टेंडेंसी या उनका TFR अपने आप ही कम होने लगता है। इसलिए यदि हम आंकड़ों पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि ग्लोबली विमेन का फर्टिलिटी रेट 1950 की अपेक्षा 2017 तक घटकर आधा रह गया है। यही कारण है कि रिसर्चर्स का ये मानना है कि आने वाले दशकों में जैसे जैसे ग्लोबल इकोनॉमी और ग्रो करेगी, इसका पॉपुलेशन एक्सपेंशन तेजी से कम होता जाएगा, जो 2064 तक कम होते होते डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ में आ रहे डिक्लाइन के पीछे केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही एकमात्र कारण नहीं है, बल्कि इसके बहुत से सोशल रीजंस भी हैं। उदाहरण के लिए रिपोर्ट्स बताती हैं कि लगातार होते नेगेटिव क्लाइमेट चेंज की वजह से भी यूथ में बच्चे पैदा करने की टेंडेंसी कम होती जा रही है। दूसरी ओर कुछ एक्सपर्ट्स इस ओर भी इशारा करते हैं कि राइजिंग ग्लोबल इन्फ्लेशन भी यूथ को बच्चे पैदा ना करने की ओर प्रोत्साहित कर रहा है। यहाँ तक कि प्रेशर इंक्लूडिंग वर्क कल्चर और डिमांड जॉब्स की वजह से बहुत से यूथ तो शादी तक नहीं करना चाहते। इसके बारे में हमें जापान और साउथ कोरिया में हुई एक स्टडी से पता चलता है। और याद रहे ये दोनों वही देश हैं जहां की फर्टिलिटी रेट दुनिया में सबसे कम है। यही नहीं, ग्लोबल ट्रेंड्स ये भी दिखाते हैं कि वर्क स्ट्रेस, पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस और एनवायरनमेंट में राइजिंग पॉल्यूशन की वजह से ग्लोबली मेन और वुमेन में इनफर्टिलिटी तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में हम देख सकते हैं कि हेल्थ इश्यूज और इकोनॉमिक बर्डन की वजह से बहुत से यूथ चाहते हुए भी मैरिज और चाइल्ड रेयरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते, जो ट्रेंड आने वाले समय में और भी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। मगर आप कहेंगे कि ये तो वो रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें ह्यूमन पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिलेगा। आखिर इनसे ह्यूमन रेस के एक्सटिंक्शन का खतरा कैसे खड़ा हो सकता है? तो चलिए अब हम उन रीजंस की बात कर लेते हैं जो स्टैनफोर्ड एपिडेमियोलॉजिस्ट स्टीफन लूबी के अनुसार 2100 तक ह्यूमन रेस को एक्सटिंक्ट करने का काम कर सकते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी का कहना था दैट द वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। यानी वर्ल्ड में यहाँ रहने वाले हर किसी की नीड या जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं, लेकिन हर किसी का लोभ, लालच या ग्रीड पूरी करने की क्षमता नहीं है। और यही एक सेंटेंस ह्यूमन काइंड के एक्सटिंक्शन की कहानी बयां करता है। अब देखिए ना, ह्यूमंस अपनी जरूरत के लिए मदर अर्थ के जो भी इकोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, एयर, वाटर, वेजिटेशन, मिनरल्स इत्यादि, उसे एक्सप्लॉइट करते हैं और इसे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहा जाता है। दूसरी ओर अर्थ अपनी रीजनरेटिव पावर से समय के साथ उन रिसोर्सेज को फिर से रिप्लेनिश या रीगेन करती रहती है।
जिसे अर्थ की बायो कैपेसिटी कहा जाता है। जब तक ह्यूमंस के इस इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और अर्थ की बायो कैपेसिटी का संतुलन या बैलेंस बना रहेगा, तब तक पृथ्वी पर प्रकृति का संतुलन भी बना रहता है। जहां यदि हम अपनी जरूरत पूरी करने के लिए दुनिया में मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज का लिमिटेड यूज या उपभोग करते रहेंगे, तब तक अर्थ भी इन्हें रिप्लेनिश करके हमें इन रिसोर्सेज की अनलिमिटेड सप्लाई प्रोवाइड करती रहेगी। मगर बीते कुछ दशकों में इस संतुलन में तेजी से बदलाव आ रहा है, जिसकी वजह से ह्यूमंस का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट अर्थ की बायो कैपेसिटी के कंपैरिजन में तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो दिखाता है कि हमारी पृथ्वी पर ह्यूमंस की लगातार बढ़ती ग्रीड का इतना दबाव पड़ रहा है जो उसके सहन करने की क्षमता से ज्यादा है। और यही कारण है कि एक्सपर्ट्स हर साल अर्थ की बायो कैपेसिटी और ह्यूमंस के इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को इक्वेट करके अर्थ ओवरशूट डे का कैलकुलेशन करते हैं, जो ये बताता है कि उस साल की किस तारीख तक हम अर्थ के ईयरली रीजनरेटिव कैपेसिटी को एग्जॉस्ट कर चुके होंगे। उदाहरण के लिए अगर हम 2023 की बात करें तो इस साल हमारी धरती की जितनी भी बायो कैपेसिटी है, यानी धरती 2023 के एंड तक जितने भी रिसोर्सेज रिप्रोड्यूस या रीजनरेट करती है, उतने रिसोर्सेज ह्यूमन काइंड 2 अगस्त 2023 तक ही इस्तेमाल कर चुकी थी। यानी ऑलमोस्ट 7 महीनों में ही हमने अर्थ की 1 साल की बायो कैपेसिटी को ओवरशूट कर दिया, जिसका मतलब यह है कि आज की तारीख में हम लगभग 2 अर्थ के बराबर के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। ऐसे में सोच कर देखिए कि हमारी लाइफ गिविंग अर्थ हमारी ग्रीड का ये बोझ कब तक सह पाएगी। जिस गति से हम अपनी पृथ्वी का दोहन या एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उसे देखते हुए ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ये बात कह रहे हैं कि यदि आने वाले समय में ह्यूमन रेस को एक्सटिंक्ट होने से बचना है तो हमें जल्द से जल्द एक नहीं बल्कि 5 अर्थ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब हमारी जरूरत पूरी करने की क्षमता एक पृथ्वी में नहीं है। और इसी ह्यूमन लेड एक्सप्लॉयटेशन की वजह से अर्थ अपने 6th मास एक्सटिंक्शन के दौर से गुजर रही है, जिस एक्सटिंक्शन की गति समय के साथ और तेजी से बढ़ती जा रही है, जो अब तक उस स्तर पर पहुंच चुकी है कि अर्थ पे मौजूद वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के लिए यहाँ सर्वाइव करना भी मुश्किल हो गया है। और एनवायरनमेंट में पड़ रहे प्रेशर, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ह्यूमंस के वाइल्ड एरियाज में लगातार बढ़ते इंटरफेरेंस, गिरता फॉरेस्ट कवर और उससे हो रहे हैबिटेट लॉस की वजह से वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन की डिफरेंट स्पीसीज तेजी से एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जैसे हम साइंस की स्कूल टेक्स्ट बुक में फूड चेन और फूड वेब्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसके हर एक स्पीसीज की फूड नीड्स किसी दूसरी स्पीसीज के प्रेशर पर डिपेंड करती है, वैसे ही हमारी धरती पर एक स्पीसीज का सर्वाइवल भी दूसरी स्पीसीज के सर्वाइवल पर डिपेंड करता है। ऐसे में ह्यूमन लेड एक्टिविटीज की वजह से यदि एक भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती है तो उसके बटरफ्लाई इफेक्ट से एक के बाद एक स्पीसीज के एक्सटिंक्शन का सिलसिला शुरू हो जाता है। यही कारण है कि प्रीवियसली पब्लिश्ड कुछ रिसर्च पेपर्स तो यहाँ तक बताते हैं कि आज की स्थिति में दुनिया की 1 मिलियन से ज्यादा स्पीसीज एक्सटिंक्शन की कगार पर खड़ी हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, दुनिया भर में लगातार बढ़ता पॉल्यूशन, कार्बन एमिशन और प्लास्टिक और दूसरे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का प्रोडक्शन हमारे एनवायरनमेंट को बद से बदतर बनाता जा रहा है। इसी कड़ी में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स और अलग अलग स्टडीज को सुपर कंप्यूटर की मदद से कैलकुलेट करके यूरोपियन कमीशन द्वारा पब्लिश की गई एक स्टडी ये बताती है कि आने वाले 75 ईयर्स में अर्थ की 27% लाइफ एक्सटिंक्ट हो जाएगी। और धरती पर हो रहे इस पूरे डिस्ट्रक्शन के पीछे केवल एक ही कारण जिम्मेदार है, और वो है ह्यूमन ग्रीड। आज जिस तेजी से ग्लोबल वार्मिंग के चलते हमारा एनवायरनमेंट बदल रहा है और हर गुजरते साल के साथ वेदर एक्सट्रीमिटीज बढ़ती जा रही हैं, उसे देखकर लगता है कि ह्यूमन एक्सटिंक्शन का सबसे प्राइम रीजन हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ही होने वाला है। आफ्टर ऑल, साइंटिस्ट इस ओर भी इशारा करते हैं कि जिस तरह बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के बीच हमारे पोलर एरियाज में मौजूद परमाफ्रॉस्ट यानी परमानेंटली जमा रहने वाला रीजन पिघल रहा है, ऐसे में फ्यूचर में हमें कोविड जैसी बहुत सी ग्लोबल पैंडेमिक्स भी देखने को मिल सकती है। ये वो वायरसेस हैं जो हजारों साल से इस परमाफ्रॉस्ट की बर्फ में जमे हुए थे, मगर अब राइजिंग टेम्परेचर के बीच फिर से दुनिया में फैलने को तैयार हैं, जो आने वाले समय में दुनिया में नए वायरसेस आउटब्रेक को जन्म दे सकता है। क्योंकि आज से 10 साल पहले तक कोविड जैसे ग्लोबल पैंडेमिक की कल्पना भी किसी ने नहीं की थी, मगर जब ये फैला तो उसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जानें ले ली, जबकि करोड़ों लोग पोस्ट कोविड सिम्टम से आज भी जूझ रहे हैं। ऐसे में यदि फिर से ऐसा कोई ग्लोबल पैंडेमिक आया तो शायद 2100 में ह्यूमन एक्सटिंक्शन की बात करने वाली स्टडीज को भी अपनी घड़ी कुछ तेज करनी पड़ जाए। यानी दोस्तों, हम देख सकते हैं कि ह्यूमंस के एक्सटिंक्शन के पीछे सबसे बड़ा कारण ह्यूमन खुद ही है। लेकिन यहाँ फैसला हमें करना है कि आखिर हर नए दिन के साथ होते टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बीच आप और हम इस प्लैनेट और अपने घर अर्थ के लिए एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहते हैं या डिस्ट्रक्टिव। क्योंकि दोस्तों, प्लैनेट की इस दुर्दशा के पीछे भी
हमारा ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जो शायद ह्यूमन रेस के एक्सटिंक्शन का एक प्राइम रीजन हो सकता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि हम अपने बचपन में स्कूल्स के एग्जाम में एक ऐसे लिखा करते थे, विज्ञान एक अभिशाप और वरदान, यानी साइंस अ बेन और बून। यूं तो उस छोटी सी उम्र में भी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन के गुड और बैड एस्पेक्ट्स को समझकर उस ऐसे में हमेशा इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों की बात किया करते थे। मगर यदि हम अपने आसपास नजर डालें तो हम पाएंगे कि आज भी हम ह्यूमंस साइंस एंड टेक के फील्ड में इस विडंबना से जूझ रहे हैं। इसकी वजह से आने वाले समय में ह्यूमन रेस के एक्सटिंक्शन का खतरा खड़ा हो सकता है। हालांकि ये बात सही है कि ऑक्सफोर्ड और गूगल के साइंटिस्ट इस बात का दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक्सटिंक्शन की तरफ ढकेलने का काम कर सकता है। जहां इस बात का दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन्स एनर्जी और दूसरे लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए ह्यूमन सिविलाइजेशन से ही सीधा कंपीट करने लगेंगी। इसी तरह स्टीफन हॉकिंग्स भी इस बात पर चिंता जता चुके हैं कि आने वाले समय में AI इनेबल्ड सुपर ह्यूमन स्पीसीज ह्यूमैनिटी का सफाया कर सकती हैं। मगर यहाँ हम मैट्रिक्स या टर्मिनेटर जैसी किसी फ्यूचरिस्टिक रोबोटिक वॉर के बजाय साइंस के उस एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं जो लगातार ह्यूमंस को एक्सटिंक्शन की ओर ढकेल रहा है। जी हाँ, ऑथर युवल नोआ हरारी अपनी किताब सेपियंस में कहते हैं कि आज से 5-10 हजार साल पहले तक इस धरती पर ह्यूमंस भी किसी भी दूसरे वाइल्ड एनिमल की तरह ही जी रहे थे, लेकिन आज ह्यूमंस ने अपने आप को इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिया है कि वो अर्थ के मास्टर बन चुके हैं। ऐसे मास्टर्स जो इस प्लैनेट के गॉड्स ऑफ क्रिएशन भी हैं और डिस्ट्रक्शन भी। लेकिन कहीं ना कहीं हम आज भी इस धरती पर अपने गॉड ऑफ क्रिएशन और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के रोल के बीच कंफ्यूज हैं। तभी यदि हम गौर से देखें तो हम पाएंगे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और साइंटिफिक रिसर्च के नाम पर हम प्रकृति से इसी तरह खिलवाड़ कर रहे हैं जिसके कैटास्ट्रोफिक नतीजे कभी भी हमारे सामने आ सकते हैं। उदाहरण के लिए हम आए दिन लैब्स में नए नए वायरसेस को इन्वेंट करते जा रहे हैं। हालांकि इन रिसर्चेस का पर्पस भी ह्यूमंस के लिए बेटर एंटीबायोटिक्स या वैक्सीन को डेवलप करना है, लेकिन कभी कभी ये रिसर्च ह्यूमन रेस के लिए डेडली साबित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए कोविड-19 या हाल ही में लाइमलाइट में आ रहा उससे भी 20 टाइम्स डेडली वायरस डिजीज एक्स के ओरिजिन को लेकर आज भी कुछ शंकाएं हैं। यही नहीं, ह्यूमन हेल्थ को बेटर करने के लिए बनाई गई एंटीबायोटिक्स भी अभी मेजर ग्लोबल हेल्थ थ्रेट बनती जा रही है। सिमिलरली फूड इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर इत्यादि के लिए बनाए जा रहे प्रिजर्वेटिव्स, पेस्टिसाइड्स और दूसरे केमिकल एजेंट्स ह्यूमन रेस को अंदर से खोखला करते जा रहे हैं, जिसे देखकर ताजुब होता है कि जहां एक और दुनिया भर में हेल्थ सर्विसेज और मेडिकल एडवांसमेंट से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर हम पर कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस और जेनेटिक डिसऑर्डर्स का बर्डन बढ़ता जा रहा है, जो आने वाले समय में सारी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बनने वाला है। ऐसे में यदि ह्यूमन काइंड प्रकृति के नियम बदलकर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने की ओर अग्रसर है, तो वो दिन दूर नहीं जब हमें सच में किसी साईफाई मूवी की तरह स्पेसशिप्स में बैठकर किसी नए घर की तलाश में अथाह ब्रह्मांड में उतरना होगा। हालांकि ये कोई साईफाई मूवी तो नहीं है और ना ही करंट डेट पे हमारे साइंटिफिक एडवांसमेंट को देखते हुए हमारे लिए ऐसा कर पाना फिलहाल के लिए मुमकिन दिखाई देता है। मगर इस सब के बीच भी अच्छी खबर यह है कि हाल ही में सुपर कंप्यूटर्स की मदद से सुपर फोरकास्टर्स द्वारा रिलीज एक रिपोर्ट ये दावा करती है कि 2100 तक धरती से ह्यूमंस के एक्सटिंक्ट होने के चांसेस 6% हैं। ऐसे में हमारे और आपके लिए ये शुक्र की बात है कि अभी ह्यूमन सिविलाइजेशन का अंत शायद उतना भी निकट नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर हम ह्यूमन सिविलाइजेशन के इस एक्सटिंक्शन के एक्सट्रीम केस को छोड़ भी दें, तो भी जिस तरह हम ह्यूमन पॉपुलेशन का डाउनवर्ड ट्रेंड देख रहे हैं, उसे देखते हुए ये प्रश्न उठता है कि आखिर इसके रिपरकशंस क्या होंगे। तो चलिए अब हम पॉपुलेशन डिक्लाइन के रिपरकशंस के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, शायद आप सोच रहे होंगे कि जब हम ओवर पॉपुलेशन की बात करते हुए ये कहते हैं कि एशिया और खासतौर पर भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज अपने पॉपुलेशन बर्डन के अंडर दबती चली जा रही हैं, तो फिर ऐसे में आने वाले समय में पॉपुलेशन का डिक्लाइन होना तो एक अच्छी खबर होनी चाहिए ना। आफ्टर ऑल, रिसर्चर्स बार बार आज के ओवर पॉपुलेटेड वर्ल्ड को एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और कार्बन एमिशन से भी जोड़कर देखते हैं। तो ऐसे में 2100 तक यदि हमारी धरती की आबादी घट जाएगी तो इससे अच्छी खबर और क्या हो सकती है। इससे तो डेफिनेटली अर्थ के रिसोर्सेज पर बर्डन कम होगा और ह्यूमन लाइफ के अर्थ से एक्सटिंक्ट होने के चांसेस भी तेजी से घटते चले जाएंगे। मगर हम आपको बता दें कि ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड के इस ड्रास्टिक पॉपुलेशन डिक्लाइन से बहुत सी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। हमेशा की तरह सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ग्लोबल स्पेस में भी यूथ ड्रिवन इकोनॉमी ह्यूमन सिविलाइजेशन को डेवलप करने की दिशा में की रोल प्ले कर रही है। आने वाले समय में
इसी यूथ की कमी से हम सबको इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, जहां ग्लोबली वर्किंग एज पॉपुलेशन में तेजी से कमी आएगी और पॉपुलेशन में वर्कर्स और टैक्स पेयर्स पर ओल्ड एज्ड डिपेंडेंट पॉपुलेशन का बर्डन तेजी से बढ़ेगा, जिससे बहुत से सोसाइटल इश्यूज भी खड़े हो जाएंगे। अब आप ही सोच कर देखिए, जब ग्लोबल पॉपुलेशन में अर्निंग, टैक्स पेइंग और मास कंज्यूमिंग यूथ का प्रोपोर्शन कम होगा तो एक इकोनॉमी ग्रो किसके दम पर करेगी। वहीं लेसर वर्कफोर्स और लोअर डिमांड के बीच दुनिया भर की इकोनॉमीज के लिए अपनी ओल्ड एज जनरेशन के हेल्थ और सोशल सपोर्ट के लिए रिसोर्सेज जुटाना भी मुश्किल हो जाएगा। दूसरी ओर जब पॉपुलेशन में यूथ का प्रोपोर्शन तेजी से गिरता जाएगा तो आने वाले समय में ह्यूमंस की नेक्स्ट जनरेशन कैसे पैदा होगी। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद यहीं से ह्यूमन रेस का कांस्टेंट डिक्लाइन देखने को मिले। यही कारण है कि लैंसेट की स्टडी को लीड करने वाले IHME के डायरेक्टर डॉक्टर क्रिस्टोफर मुरे का कहना है कि आने वाले समय में खासतौर पर हाई इनकम कंट्रीज को अपनी बिलो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट्स के बीच भी इकोनॉमिक ग्रोथ और जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए वाइड ओपन इमिग्रेशन पॉलिसीज और अपने देश की फैमिलीज के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने में सपोर्ट करने वाली सोशल पॉलिसीज फॉर्म करनी पड़ेंगी, जिसका एग्जाम्पल हमें अभी से देखने को मिल रहा है, जहां स्वीडन, जापान, जर्मनी, फिनलैंड इत्यादि देश अपने यहाँ चाइल्ड बर्थ को प्रमोट करने के लिए अभी से कमर कस चुके हैं। यहाँ तक कि अपनी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी को फोर्स करने वाले चाइना ने भी कुछ साल पहले अपनी पॉलिसी में बदलाव किए हैं। दूसरी ओर डॉक्टर मुरे इस बात का भी अंदेशा जता रहे हैं कि यदि दुनिया ने वक्त रहते अपनी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज नहीं किया तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमें कुछ देशों की ओर से इसके लिए ड्रास्टिक मेजर्स देखने को मिले, जहां वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज और कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स के यूज को रेस्ट्रिक्ट कर दें, जो कि विमेंस राइट और फ्रीडम ऑफ चॉइस के लिहाज से घातक साबित हो सकता है। खैर दोस्तों, अब हमारी ह्यूमन रेस का भविष्य क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और हो सकता है कि आपको इस वीडियो में बताए गए बहुत सारे सिनेरियोज ओवर हाइप लगे, लेकिन इस वीडियो का पर्पस ही वही है कि हम एक हाइपोथेसिस को इमेजिन करके आज के एक्शंस में बदलाव ला सकें, सुधार ला सकें, जिससे ह्यूमंस और ह्यूमैनिटी के डिक्लाइन को कंट्रोल किया जा सके। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम एज रेलेवेंट टू एन एनवायरमेंट। Explain how understanding this concept is vital while planning for the sustainable development of a region. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।